यूपी विधानसभा चुनाव के छठे चरण की आज मतदान संपूर्ण हो चुके हैं। इस वक्त हम महाराजगंज के सरोजिनी नगर वार्ड में जो ये मॉडल बूथ था वहां बैठे हुए हैं और आपने हमारे साथ कई ग्राउंड रिपोर्ट्स देखे हैं। महाराजगंज जनपद की सभी विधानसभाओं के पांचों विधानसभाओं की करीब पाँच पाँच ग्राउंड रिपोर्ट्स हमने हर विधानसभा से आपको दिखाया है। लेकिन जब तक हम अपने वरिष्ठ संवाददाताओं अपने पत्रकारों से बातचीत न किया जाए जो जनपद में है, तब तक ये सारा कैंपेन अधूरा है। हमारे साथ जिले के तमाम संवाददाता हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ अभी पहले अमितेश त्रिपाठी जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अमितेश जी, कैसा रहा दिन भर का कार्यक्रम? देखिए, दिन भर जो है मतदान चल रहा था, समीकरण बन बिगड़ रहे थे और अगर सीटों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा चर्चा जो है नौतनवा विधानसभा सीट की हो रही थी। चूंकि वहां से अमनमणि त्रिपाठी और कुंवर कौशल सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा चर्चा वहीं की होनी है। लेकिन अगर मतदान की बात की जाए तो जो उम्मीद जताई जा रही थी कि मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ेगा, हालांकि बढ़ा नहीं है, कम रहा है। प्रतिशत पे भी हम बात करेंगे। पहले छोटा छोटा इंट्रो हो जाए हम लोगों का कि हाँ भाई, कौन किस संस्था से लिखता है, कहाँ लिखता है और दिन भर की भागदौड़ कैसी रही है। भैया, अमितेश कुमार गुप्ता, नेटवर्क 10 से। कैसा रहा है आपका दिन भर का कार्यक्रम? देखिए, सुबह से जो मतदान शुरू हुआ है, सुबह के टाइम में बूथों पे काफ़ी भीड़ दिखी गई, मगर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया है तो पब्लिक अपने अपने घरों में चल गई है। फिर दोपहर के बाद से अपने अपने बूथों पे जाके वोटिंग करी। हमारे बड़े भाई आशीष शुक्ला जी हैं न्यूज 18 से। सर, भैया, आप कैसा रहा दिन भर का आज का कार्यक्रम? आपका कितने विधानसभाओं का आपने दौरा किया और क्या रिजल्ट आया? देखिए, महाराजगंज की 5 विधानसभाओं में हमने आज दौरा किया है। बात दौरे की नहीं है, बात एक बड़ी राजनीतिक बदलाव की है। आज के चुनाव को आप सामान्य चुनाव की तरह बिल्कुल मत देखिए। ये चुनाव उत्तर प्रदेश और देश की राजनीतिक दशा और दिशा तय करने वाला चुनाव है। तो चुनाव की गंभीरता इसी बात से है कि उत्तर प्रदेश, कहते हैं कि देश का जो चुनाव होता है, देश की जो राजनीति होती है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है और उत्तर प्रदेश की राजनीति पूर्वी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का चुनाव था। रह गई बात चुनावी समीकरण की, तो देखिए समीकरण लगभग पूरे प्रदेश में जो हम लोगों ने जाना और पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाना, तो उसमें यही जाना कि सपा और भाजपा सीधे सीधे लड़ रही थी। लेकिन यहाँ पर कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहाँ समीकरण बदला है। भैया, आप अपना परिचय दें और बताएं कि कैसा रहा आज का दिन? संवाददाता साथ साथ बहुत बढ़िया रहा आज का दिनचर्या। सुबह की स्थिति जो थी बहुत संतोषजनक थी और सुबह के टाइम में मतदान का परसेंटेज ठीक रहा। फिर दोपहर में थोड़ा सा जो है बुद्धिजीवी वर्गों की संख्या कम दिखाई दी, लेकिन 3 बजे के बाद से अच्छी स्थिति रही और हमको लगता है 60% से ऊपर का मतदान जाने की संभावना है। ठीक है, अब बात श्रृंखलावार हर एक मुद्दे पे होगी। राजनीति में अच्छी पकड़ रखने वाले हमारे बड़े भाई अमितेश भैया जी आपसे बात करेंगे। कैसा रहा चुनावी समीकरण? सभी विधानसभाओं की एक एक करके आप सबकी रिपोर्ट जान लेते हैं। देखिए, जो महाराजगंज में आज चुनाव हुआ 5 विधानसभाओं से, उसमें कहीं ना कहीं से जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, जैसे भाजपा है, सपा है, कांग्रेस है, इन सारे लोगों का समीकरण कहीं ना कहीं से निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं, बागी जो प्रत्याशी हैं, वो बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। सुबह से शाम तक काफ़ी उतार चढ़ाव रहा। कहीं सपा आगे रही, कहीं भाजपा आगे रही, कहीं कांग्रेस आगे रही, कहीं बसपा आगे रही। यही सुबह से आज दिन भर का समीकरण रहा। आप बताएं अमितेश भैया। देखिए, आज जो है मतदान जो है सुबह से चालू हुई, तो सबसे पहले शुरुआती दौर में तो थोड़ा सा मतदाताओं की कम संख्या थी। लेकिन जैसे जैसे मतलब टाइम बढ़ता गया, हमें लग रहा है 7:30 और 8 के बीच में काफ़ी लंबी कतारें लग गई। हर एक बूथ पे मतदाता जो है गए। लेकिन ये है कि शुरुआती दौर में जो मतदान का जो ज़्यादा प्रतिशत बढ़ रहा था वो हालांकि बीच में रुक गया था। लास्ट में भी आप देख सकते हैं कि तमाम बूथ जो थे खाली हो गए थे। जो पंचायत चुनाव में मतदाताओं के बाहर निकलने की चीज़ें थी, वो कम से कम विधानसभा चुनाव में देखने को नहीं मिली है। आशीष भैया, आप बताएं पूरी अपने जनपद के सभी पांचों विधानसभाओं में क्या रिपोर्ट रहा, क्या आंकड़ा रहा, किससे किसकी फाइट है, किसने किसका खेल बिगाड़ा? देखिए, खेल बिगाड़ते हैं, हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले सदर विधानसभा से, जहां हम बैठे हुए हैं। सदर सुरक्षित सीट से जयमंगल कनौजिया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, योगी और मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जो काम किया है, उसके आधार पर जयमंगल कनौजिया काफ़ी मजबूत थे और एक तरह से ये कहा जाए कि समीकरण पूरी तरह से जयमंगल कनौजिया के पक्ष में जा रहा था। लेकिन जो निर्दल प्रत्याशी निर्मेश मंगल 3 बार के हारे चुनाव थे, इस बार टेम्पो निशान पे चुनाव लड़ रहे थे, तो उनको भी काफ़ी हद तक लोगों ने वोट किया है। तो समीकरण जैसे एक तरफा जो जा रहा था, वो समीकरण थोड़ी सी कांटे भरी हुई है, दिलचस्प हुई है मुकाबला। तो ये माना जा रहा है
कि इन दोनों लोगों में लड़ाई होगी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और अलायंस के जो छड़ी चुनाव से इनसे चुनाव महिला लड़ रही थी गीता जी, वो भी लड़ रही हैं। ओम प्रकाश पासवान जो यहाँ बसपा से थे वो भी लड़ रहे हैं। तो ये दो लड़ाई स्पष्ट है कि यहाँ जो निर्दल प्रत्याशी हैं और बीजेपी प्रत्याशी में है, बीजेपी प्रत्याशी जीत सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे फरेंदा की। फरेंदा में देखिए जातिगत समीकरण इस तरह के था कि चौरसिया समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी के साथ चला गया। जो बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट था वो उनके साथ था ही, इसलिए उन्होंने अच्छा खासा वोट की बढ़त की। इसकी वजह से जो बीजेपी पिछली बार 2000 से जीती थी उनके लिए ये राह कांटों भरा है। इसलिए कांटों भरा है क्योंकि जो मर्सी वोट था वो कांग्रेस के पक्ष में गया है। कांग्रेस के बेसिक वोटर नहीं है, लेकिन 3 बार के हारे वीरेंद्र चौधरी थे, तो इसलिए उनके पक्ष में समीकरण जाता हुआ दिख रहा है। बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी वहाँ से लड़ रही है। बहुत कम वोटों से जीत हार का अंतर होगा। इसके अलावा वहाँ समीकरण बिगाड़ने के लिए शंखलाल माझी पूर्व मंत्री जो है प्रदेश सरकार के थे, वो वहाँ सपा से चुनाव लड़ रहे थे। तो उन्होंने जो माझी मझवार वोट है, निषाद वोट है, साहनी वोट है, उस पर काफ़ी उन्होंने कब्जा जमाया है। तो इस वजह से वहाँ की लड़ाई स्पष्ट हो रही है कि कांग्रेस के पाले में जाती दिख रही है। इसके अलावा नौतनवा हाट सीट की बात करें तो नौतनवा में अमरमणि के पुत्र अमन मणि जो पिछली बार निर्दल चुनाव लड़े थे और काफ़ी अच्छी तैयारी करके जो है इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी की सीट पे है। कैडर वोट काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, हर चुनाव में हर प्रत्याशी के लिए दिलचस्प होता है और निर्दल चुनाव जीते हैं, तो इस वजह से वहाँ काफ़ी मजबूत अमनमणि दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कांटे की टक्कर दी है। मुन्ना सिंह पूर्व विधायक हैं, उनके बड़े भाई सांसद रहे हैं पूर्व में, महाराजगंज में हर बात को बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो दिलचस्प मुकाबला है वो अमनमणि और मुन्ना सिंह के बीच में है। इसके अलावा अलायंस के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ऋषि जी है, भोजन भरी थाली उनका भी चुनाव चिंता, तो उसमें भी कहीं न कहीं ऐसा लोगों को लग रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन जो राजनीतिक समीकरण आ रहा है उससे सीधे बसपा और सपा में लड़ाई दिख रही है। इसके अलावा सिसवा की बात करें तो सिसवा में निर्दल प्रत्याशी ने खेल बिगाड़ा है। निर्दल प्रत्याशी आर.के. मिश्रा और अजय श्रीवास्तव ने काफ़ी खेल बिगाड़ा है, इसलिए बीजेपी की राह वहाँ मुश्किल होती दिख रही है। लेकिन बात करूँ समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं। तो सपा और भाजपा में लड़ाई वहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब 10 तारीख को ही फैसला सही मायने में माना जाए कि कौन जीतेगा, किसके सर पे सहरा बजेगा और कौन मात खाएगा, ये वक्त बताएगा। इसके अलावा पनियारा की अगर बात करें तो पनियारा में त्रिकोणीय लड़ाई है। चौरसिया समाज का वोट है, ओम प्रकाश चौरसिया बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा का कैडर वोट भी है। तो 56,000 वोट से 2017 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते, वो आंकड़े को छू पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इस वजह से वहाँ भारतीय जनता पार्टी के खाते में वो सीट जाती दिख रही है, जो जहाँ तक हम लोगों की राय है। धन्यवाद। अच्छा, हमसे अभी मतदान प्रतिशत पे क्या आंकड़े हैं, पिछला रिकॉर्ड क्या रहा है, इस बार क्या होगा? देखिए मतदान प्रतिशत की अगर हम बात करें तो करीब जो है 5:30 बजे का वो आया है, लेकिन उसके बाद अभी तक तो नहीं आया 5:30 बजे का। 5:30 बजे ये 57.38% रहा है। तो जो पिछला रिकॉर्ड था तो हमें लग रहा है कि वो रिकॉर्ड जो है उससे काफ़ी कम है। तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ये माना जाता है कि जब प्रतिशत बढ़ता है तो वो बीजेपी के वोटर होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर ये विधानसभाओं की बात करें तो फरेदा विधानसभा से शुरू होता है। फरेदा में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, चौंकाने वाला फैसला आ सकता है फरेदा से। उसके अलावा नौतनवा विधानसभा में अगर हम बात करें तो नौतनवा विधानसभा में जो है त्रिकोणीय लड़ाई बनी हुई है। बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। कई जगहों पे जो है लोग कह रहे हैं कि सपा जीत रही है, कोई कह रहा है कि बीएसपी जो वर्तमान के विधायक हैं उनके ऊपर नौतनवा की जनता विश्वास की है। कोई कह रहा है कि इस बार चौंकाने वाला फैसला आएगा कि निषाद पार्टी भाजपा गठबंधन के ऋषि त्रिपाठी जीत जाएंगे। तो अभी वहाँ जैसे बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। इसके अलावा सिसवा में अगर हम चलते हैं तो सिसवा में लोग बता रहे हैं कि लोग जैसे लोकल के प्रत्याशी से नाराज जरूर थे, लेकिन मोदी और योगी के नाम पे मतदान किए हैं। ऐसे में जो है निर्दल प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं, जो बागी हैं, अब वो बागी तय करेंगे कि अगर ज़्यादा बागी जो है वो ज़्यादा वोट खींच ले जाएंगे तब तो सपा को लाभ हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वोट नहीं खींच पाते हैं तब जो है इनका जो है जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो जीत जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है सिसवा में भी बहुत स्पष्ट है, कांटे का टक्कर है हर जगह पे। बागी उम्मीदवार, 2 बागी उम्मीदवार हैं, वहाँ पे पूरा खेल खराब कर दिए हैं। एक अजय श्रीवास्तव जो खाटी भाजपाई थे, वो यहाँ से जब उनको टिकट नहीं मिला तो वो निर्दल नामांकन किए और वो
योगी मोदी के चेहरे पे ही चुनाव लड़े, भगवा कपड़ा पहनते थे और बाल्टी चुनाव चिन्ह था उनका, तो योगी मोदी के चेहरे पे ही वो चुनाव लड़े, तो कहीं ना कहीं जो है वो भाजपा का वोट नुकसान किया। उसके अलावा जो सपा के बागी थे आपके वो आर.के. मिश्रा, तो आर.के. मिश्रा भी जो है जैसे सपा के बागी तो थे, लेकिन चूंकि ब्राह्मण थे तो और ब्राह्मण वोटों को ही वो जो है अपने तरफ लेके जा रहे हैं। जो ब्राह्मण होता है वो बीजेपी का खास होता है, तो कहीं ना कहीं जो है इसमें जो है अगर वो ज़्यादा वोट वो लेके जाएंगे तब भी जो है बीजेपी की गणित बिगड़े। तो पूरा ओवरऑल अगर हम बात करें तो अगर ये बागी मजबूत होंगे तो बीजेपी की खेल खराब हो सकती है, लेकिन अगर बागी कमजोर होंगे तो सपा निकल जाएगी। अमजद भी अब आपसे अगला सवाल ये बताएं, जनपद में करीब अब तक 60% मतदान के लगभग हो चुका है। अपना जनपद कभी 65 या 70 का आंकड़ा पार क्यों नहीं करता? पहला। दूसरा, क्या मतदाताओं में जागरूकता की कमी है या प्रशासन की कोई चूक है? क्या कारण है? देखिए, चूंकि कोविड विगत 2 सालों से चल रहा है, तो बहुत सारे ऐसे वोटर हैं कि जो कोविड में भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना चाहते हैं, उसकी वजह से नहीं निकले। इसी कारण से मतदान का जो प्रतिशत रहा वह कम रहा। और आपने भी चर्चा करी, हमारे अन्य भाइयों ने विधानसभा वार, तो फरंदा की आप स्थिति ले लें। फरंदा में 4 बार से चुनाव हारे कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी जी जो हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं से सिंपैथी जा रही है जनता की। और वहाँ जो मुकाबला है आज के डेट में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। वहाँ भाजपा भी जीत सकती है, कांग्रेस भी जीत सकती है, और बसपा और कांग्रेस में कौन तीसरे और चौथे पायदान पर रहेगा ये कहना मुश्किल है। ठीक है, इसी जो हमारे सवाल थे वो इसी सवाल पे उत्तर आशीष व्यास देने वाले हैं। क्या है भैया? देखिए, वोट परसेंटेज की कमी की आपने बताया है, तो वोट परसेंटेज की मूल कमी यह है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो महाराजगंज है, तराई का जिला है, अति पिछड़ा जिला है। यहाँ अधिक संख्या में लोग अपनी रोजी रोटी की तलाश में बाहर रहते हैं। मूल वजह ये है। अब राजनीतिक गुरु ये मानते हैं कि वोट परसेंटेज घटता है तो भाजपा को नुकसान होता है, बढ़ता है। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि महाराजगंज जनपद में तराई का इलाका है, अति पिछड़ा इलाका है। लोग रोजगार के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर ज़्यादा रहते हैं, इस वजह से यहाँ वोट प्रतिशत कम होता है। जिलाधिकारी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये प्रयास किया गया था कि जो लोग बाहर रह रहे हैं उन्हें भी वो आमंत्रित करेंगे और उन्हें बताएंगे कि 3 मार्च को उनके जनपद में वोटिंग होनी है, वो आएँ और अपने मत का प्रयोग करके एक लोकतंत्र को मजबूत करें और बेहतर सरकार दें। लेकिन वो कोशिश बहुत सफल इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि वो जो प्रयास थे वो धरातल पर नहीं उतरे, और धरातल पर उतरे भी कि सबसे पहले सरकार को रोज़गार देने की ज़रूरत है। रोज़गार जब अपने ज़िले में रहेगा और अपने घर पे लोग रहेंगे तब वोट प्रतिशत बढ़ेगा। इसकी वजह मूल यही है कि रोज़गार नहीं है, लोग पिछड़े हैं, गरीब हैं, इसलिए रोज़गार के लिए यहाँ से पलायित हैं। ये वजह मूल है। अच्छा, पत्रकार एक घुमक्कड़ प्रजाति है और हम जानना चाहेंगे सबसे बेहतरीन, सबसे सुंदर मॉडल बूथ अगर कहीं रहा तो कहाँ का रहा? सबसे अगर बेहतरीन और मॉडल बूथ की बात करेंगे तो जो नगर पालिका प्रशासन महाराजगंज रहा, उसने पिंक बूथ भी बनाए, सिग्नेचर वॉल बनाई। भारत के संविधान के बारे में जो युवा पहली बार वोट करने आ रहे हैं उनको स्टैंडी लगा के बताया गया कि भारत का संविधान क्या होता है। चूँकि वो आगे की पढ़ाई में जब आगे जाएंगे, वो हायर एजुकेशन में, तब वो भारत के संविधान को पढ़ेंगे। जहाँ मौजूद हैं ये सरोजनी नगर बूथ है, तो मुझे लग रहा है कि यही काफ़ी बेहतर है। आपके नज़र से? देखिए, बूथ की अगर बात करें तो मैं एक बूथ पे गया था फरेंदा में वो बूथ बड़ी सुंदर सजाया गया था। इसके अलावा सोनौली नगर पंचायत की एक बूथ बहुत सुंदर थी। अगर ऑल ओवर ज़िले की बात करें तो ज़िले का हमारा जहां मिडिल परिसर है वहां नगर पालिका प्रशासन ने बहुत ही सुंदर व्यवस्था की थी, जिसकी वजह से चारों तरफ तिरंगे झंडे लगाए गए थे, मतदाता सेल्फी पॉइंट बनाए गए थे, अच्छे अच्छे गमले रखे गए थे, नीचे रेड कॉर्पेट बिछाया गया था मतदाताओं के स्वागत के लिए, उनकी पानी बिस्कुट नाश्ते की व्यवस्था की गई थी, वेटिंग लाउंज बनाया गया था। तो ये एक बड़ा बेहतर प्रयास था नगर पालिका का। इसको मैं 100 में 100% दूंगा नगर पालिका के इस प्रयास को। ठीक है, एक और सवाल। आज दिन भर जिस मामले को लेकर मैं पीड़ित था, उसी मामले को लेकर आप लोग भी साथ पीड़ित रहे होंगे। तमाम फोन ऐसे आए जो लोग बताने लगे कि हमारा नाम सूची में नहीं है और एक वायरल पोस्ट में बताया गया कि उनके
आप फॉर्म प्रारूप 7 भरें, उसमें 2 फोटो लगाएं, आधार कार्ड ले जाएं और मतदान करें। मतदाता जागरूकता सप्ताह चलाया गया। मतदाताओं को पहले चाहिए था कि वो अपने मतदाता सूची का अवलोकन कर लें। अगर उनका नाम नहीं है तो अपना नाम मतदाता सूची में ऐड कराएं, जहां भी जो प्रयास करें। लेकिन मतदाता लापरवाह हैं। मतदाता की लापरवाही की वजह से ऐसा हो रहा है। सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं और ऐसी व्यवस्था बना रही हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग मतदान करें ताकि एक लोकतंत्र मजबूत हो सके। तो ये कहीं न कहीं मतदाताओं को मैं सीधे दोष दूंगा कि वो स्वयं अपने जो अधिकार है उसके प्रति जागरूक नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें वोट से वंचित होना पड़ रहा है। जी। अभी आप क्या कहेंगे? आपके पास भी तमाम लोग ऐसा शिकायत किए होंगे कि मेरा नाम सूची में नहीं है, फॉर्म प्रारूप 7 भरिए, ये करिए। देखिए, लगातार 3 महीनों तक शनिवार और रविवार हफ्ते की अपने जहाँ जहाँ ये भाग संख्या जो बूथ होती है वहाँ पे कैंप लगाया गया। उसके बावजूद भी जो कुछ लोग थे जो समय नहीं निकाल पाए, उनका नाम वोटर लिस्ट से नदारद रहा। ठीक है, इसके बाद अब हम एक और चर्चा कर लें। सारी विधानसभाओं की रिपोर्ट्स हम लोग देख ही रहे हैं, हम लोग खुद लोग भी सभी लोग ग्राउंड रिपोर्ट्स किए हुए हैं, सबके बारे में जान रहे हैं कि हाँ किसने क्या कितनी मेहनत की है। प्रत्याशी की बात मैं कर रहा हूँ, तो ऐसे में प्रत्याशियों के जो पूर्वांचल की बात कर लेते हैं, हम पूर्वांचल में क्या लगता है, योगी को ज़्यादा महत्व दिया गया या फिर अन्य पार्टियों को? नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में योगी का बर्दाश्त कायम रहा है, सर्वदा से कायम रहा है। और इसके पीछे की जो उनकी छवि है, जो विकास करने का तरीका है, जो काम करने का तरीका है, उसका बर्दाश्त है। योगी आदित्यनाथ काफ़ी मजबूत हुए हैं, इस चुनाव में भी वो मजबूत है। अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलावा महाराजगंज जनपद की बात करें तो महाराजगंज जनपद में योगी और मोदी की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और महाराजगंज जनपद में कुल 3 सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं। इसके अलावा एक कांग्रेस को और एक बहुजन समाज पार्टी को जाती दिख रही हैं अभी तक के समय सवाल पे। अच्छा, सदर विधानसभा में हम आपसे सवाल करेंगे। सदर विधानसभा में एक प्रत्याशी थे, हाँ, एक प्रत्याशी थे, उन पे चर्चा हो जाए, जो 3 बार के हारे भी थे, निर्दलीय प्रत्याशी की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या लगता है, ये मर्सी वोटेड डाइवर्ट्स हो सकते हैं क्या? सुबह से लेकर करीब शाम तक हम लोग सदर विधानसभा के करीब 10 से 15 बूथों पे गए होंगे। वहाँ ये लगा कि जो युवा हैं, जो 40 से 60 के बीच के मतदाता हैं, वो कहीं ना कहीं से ये कहे कि ये 3 बार का हारा है चुनाव और इसको इस बार चुनाव में निकाल दिया जाए। चूँकि चुनाव के दौरान ही, पर्चा दाखिला के समय ही उन्हें एक अटैक आया था, तो जिससे जनता में जो स्थिति बनी कि इस व्यक्ति के पास सब कुछ बचा नहीं या जो भी चीज़ें नहीं, तो कहीं ना कहीं से जनता का जो रुझान रहा कुछ मर्सी की तरफ ज़्यादा ही रहा। अच्छा, 2 सवाल, एक छोटा सा एक लाइन में, पहले प्रश्न का उत्तर आप लोग एक लाइन में दे दीजिए और दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। दूसरे पे सवाल से लेकर के पुलिस कार्यक्रम को ख़त्म करते हैं हम। भैया ये बताएं, आप अर्बन या फिर रूरल ज़्यादा वोटेज कहाँ से आई? हमें लगता है रूरल एरिया से ज़्यादा वोटें आई हैं। और ग्रामीण इलाके काफ़ी वोट किए। हाँ, ग्रामीण इलाके से वोट परसेंटेज ज़्यादा रहा और उसमें भी जो ग्रामीण इलाकों की महिलाएं थीं, जो महंगाई है और भी जो चीज़ें हैं, उन मुद्दों के आधार पे ग्रामीण महिलाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ के इस चुनाव में हिस्सा लिया। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा उत्साह देखने को मिला। अच्छा, एक लास्ट सवाल आप लोगों से ये है, फिर कार्यक्रम समाप्त करेंगे अपने। आप लोग कितनी सीटें दे रहे हैं, किस किस पार्टी? 3 भाजपा को मैं दे रहा हूँ, 1 कांग्रेस को और 1 बसपा को दे रहा हूँ। देखिए, सवाल तो काफ़ी टिपिकल है, लेकिन मैं आशीष भैया के फैसले के साथ हूँ। लगभग समाजवादी पार्टी की 3 सीटें यहाँ आ जाएंगी, 1 निर्दलीय के खाते में और 1 कांग्रेस के खाते में। ठीक है, ये सारा विश्लेषण हम पत्रकारों का है। हम पत्रकार लगातार मैदान में चुनावी, जब से समर शुरू हुआ, जब से घोषणा हुआ, तब से हम लोग क्षेत्रों में लगातार लगे हुए थे। ये आंकड़े हमारे खुद के निजी हैं, खुद के रिपोर्ट्स हैं, ये खुद के विचार हैं और इनका किसी भी कागजी मामलों से लेना देना नहीं है। कैमरा पर्सन किशन गुप्ता के साथ आशीष सोनी, महाराजगंज।